हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे डिस्कशन का है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये फीमेल्स में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये 28 डेज की साइकिल है। ओके, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो का क्या मतलब है और इस साइकिल में क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सभी तरीके के एनिमल्स में, फीमेल्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइमेट्स में ये जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है। फीमेल्स में जैसे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सभी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि फीमेल्स के अंदर एवरी मंथ क्या प्रोड्यूस होता है? एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है एक एग फ्रॉम ओवरी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो ओवरी है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, इन दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज होता है ऑल्टरनेट मंथ। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ राइट हैंड साइड वाली ओवरी से एग रिलीज होगा। स्टूडेंट्स, ये एग रिलीज होने वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 14th डे ऑफ साइकिल पर होता है। तो 14th डे ऑफ द साइकिल, 28 डेज की साइकिल में से 14th डे ऑफ द साइकिल पर एग रिलीज करता है। एग क्या होता है? रिलीज करता है। और कहां से रिलीज करेगा? फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब। अब यहीं से इस साइकिल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर 14th डे पर एग रिलीज हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो 14 डेज से पहले क्या हो रहा होगा? डेफिनेटली इस एग का डेवलपमेंट हो रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और बचे हुए 14th डे तक क्या रहेगा स्टूडेंट्स? बचे हुए टाइम में एक वेटिंग टाइम होगा जहां पर ये फैलोपियन ट्यूब में ये एग फर्टिलाइज करे स्पर्म से, उसका इंतजार होगा, राइट? अब दो सिचुएशंस हमारे सामने हैं कि एक केस है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा केस है कि स्पर्म एंटर ही नहीं करता फीमेल बॉडी में और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार फर्टिलाइजेशन होगा। डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो इन दैट केस ये जो पूरा का पूरा एग रिलीज हुआ है ये वेस्ट हो गया एक तरीके से। और अब नेक्स्ट साइकिल में अगला एग बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जो ये एग है और यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का वहां डेवलपमेंट होगा, वो पूरी लाइनिंग और ये एग एक्चुअली में शेड ऑफ कर जाते हैं फ्रॉम दी फीमेल बॉडी। और वो फीमेल बॉडी से शेड ऑफ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। और उसी ब्लीडिंग को जो 3 से 5 दिन की होती है फीमेल्स में एवरी मंथ, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो अब इसके फेजेस क्या है, इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इसकी डेफिनेशन में देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुएशन से टिल द नेक्स्ट वन। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो की साइकिल आएगी, और ये पूरी साइकिल वहां से रिपीटेशन में रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? डेफिनेटली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा। ये साइकिल रिपीट करती है 28 डेज, अप्रॉक्सीमेटली हम 28 डेज पढ़ते हैं, ये वेरी करती है फीमेल टू फीमेल, और हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑफ oocytes, जो भी गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन होना जरूरी है, प्लस जो यूट्रस है प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करता है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में ये भी बता देता हूं कि यूट्रस अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यूट्रस के अंदर 3 लाइनिंग होती हैं, बाहर की, बीच की और सबसे अंदर की। सबसे अंदर की जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये लाइनिंग क्या हो जाती है? अपने आप में थोड़ी थिक हो जाती है। ऐसा इसलिए होती है वो क्योंकि यूट्रस को यह लगता है कि फर्टिलाइजेशन कभी भी हो सकता है और अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होगा। अब मैं यहां पर बेबी नहीं लिख सकता, इनफैक्ट मुझे यहां पर फीटस लिखना चाहिए या एम्ब्रियो लिखना चाहिए। बेबी तो बॉर्न होगा लेकिन डेवलपमेंट तो एम्ब्रियो या फीटस का होगा। ये थिक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग किसकी बनी होती है? ये बहुत सारे टिश्यूज की बनी होती है, प्लस ब्लड वेसल्स,
और स्टूडेंट्स ये ब्लड वेसल्स और टिश्यूज अपने आप में कुशन की तरह होते हैं कि कब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे इंप्लांटेशन हो उस जाइगोट का, जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। यू नो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करेगा, ये 2 सेल 4 सेल स्टेज पे जाएगा और उसके बाद इंप्लांटेशन होगा। डेफिनेटली टॉपिक में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही इंप्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन क्या स्टेप्स है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए जल्दी से। ऐसे में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही वो टिश्यूज की और ब्लड वेसल्स की जो थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, यही शेड ऑफ करती है फ्रॉम दी फीमेल आउटसाइड द बॉडी, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसे हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 4 फेजेस हैं जो हमें समझने हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के। 4 फेजेस। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये मैंने आपको बता दिया, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फॉलिकुलर फेज वो फेज है जिसमें अब एक फॉलिकल डेवलप करना शुरू करेगा। क्यों डेवलप करेगा वो फॉलिकल? क्योंकि अब उस फॉलिकल को डेवलप होकर के 14th डे पर एक एग को रिलीज करना है अगेन टू द फैलोपियन ट्यूब। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन वही स्टेप है जो 14th डे पे हो रहा है। जब एग रिलीज होता है ओवरी से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और उसके बाद क्या आता है? ल्यूटल फेज। स्टूडेंट्स, ल्यूटल फेज वो फेज होता है जो बचा हुआ जो फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर, एग रिलीज करने के बाद वो से हम कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं। मैं भी डायग्राम से भी बताऊंगा इस चीज को। और उस फेज में बहुत सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, पर एक हद तक ही मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ कर जाएगी। एक एक करके इन सभी फेजेस को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, बेस्ट है वो डायग्राम, आपको समझ में आएगा तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये पहली बात तो एनसीईआरटी का डायग्राम है और इस पे बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स को एक ही डायग्राम में शो किया हुआ है। जैसे कि ओवरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी इसी डायग्राम में है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रेड से दिखाए हैं और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये आपको ब्लू से दिखाए हैं। ये भी इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में है या डायग्राम में है। ये देखिए, ये ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स हैं, किस तरीके से एक फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करता है। और 14th डे ऑफ द साइकिल, तो ये पूरे टाइमलाइन दिखाई हुई है डे 1 से लेके डे 28 तक। और देखिए 14th डे ऑफ द साइकिल पर यहां पर एग रिलीज कर रहा है। तो दिस इज द एग, ये एग रिलीज कर रहा है 14th डे ऑफ द साइकिल पर। ये भी यहां पे दिखाया हुआ है कि ओवरीज के अंदर इवेंट्स क्या चल रहे हैं और यूट्रस की लाइनिंग कितनी ज्यादा थिक है, ये चीज भी यहां पर बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। डायग्राम में देखिए यहां पर एंड्यूट्राइन इवेंट्स है, मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। तो ये क्या दिखाया हुआ है? ये टिश्यूज दिखाए हुए हैं। और टिश्यूज किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कहां थिक है कहां थिन है, ये भी दिखाई हुई है। मैं एक एक करके इन सभी को समझाऊंगा और उसके बाद इन सबको क्लब करके भी आपको इवेंट्स बताऊंगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आता है ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स में। सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, एक फॉलिकल है, वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। सबसे पहले इनिशियली वो क्या होता है? एक प्राइमरी फॉलिकल होता है। प्राइमरी से फिर वो एक सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी से फिर वो एक टर्शरी फॉलिकल बन जाता है। और टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद वो बनता है एक मैच्योर फॉलिकल, और इस मैच्योर फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर देखिए एग सेल कितने अच्छे से मैच्योर कर रही है। और 14th डे ऑफ द साइकिल पर क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। और ओव्यूलेशन होने के बाद एग रिलीज कर गया फैलोपियन ट्यूब में। ये बात आपको पता है? यहां तक की साइकिल समझ में आई। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये ओवरी के अंदर इस तरीके से मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल था, उसने एग तो रिलीज कर दिया, लेकिन बचा हुआ जो पीछे का पोर्शन रह गया ग्राफियन फॉलिकल का, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेम। कॉर्पस ल्यूटेम क्या है? ये कॉर्पस ल्यूटेम बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है जो ओवरी के अंदर है ओव्यूलेशन होने के बाद, क्योंकि एग रिलीज कर चुका है ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। इस कॉर्पस ल्यूटेम का सर फिर क्या फंक्शन होता है? कॉर्पस ल्यूटेम स्टूडेंट्स मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को। तो आप इस पर्टिकुलर इवेंट को ओवरीज के अगर हार्मोन से रिलेट करें, ओवरीज के हार्मोन से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन,
तो मुझे देख करके बताओ प्रोजेस्टेरॉन कहां पर पीक पे आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन वो पीक पे आ जाता है जब कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर हमें दिखता है। तो इससे पता लग जाता है कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने में, और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन की क्या हो गई है, सिक्रीशन बढ़ गई है। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। बाकी एस्ट्रोजन की जो पीक है, एस्ट्रोजन कहां पीक पे आता है, एस्ट्रोजन एक तो ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक पे आता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू जो कॉन्सेंट्रेशन है कम हो रही होती है हार्मोन की, तो एस्ट्रोजन वापस से पीक पे आता है। ये बातें आपके हार्मोन्स के रिलेटेड हो गई। अब मैं बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू यूट्राइन इवेंट्स। यूट्रस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यूट्रस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक फेज है जहां पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन है, इट इज थिन, ये थिक नहीं है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ वहां से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होने लगी, थिक होने लगी। इसका मतलब अब यूट्रस प्रिपेयर कर रही है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब प्रोजेस्टेरॉन पीक पर है। तो क्या वो रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है ग्राफियन फॉलिकल के बाद, एग रिलीज होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है स्टूडेंट्स, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन पीक पर है, और प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि पीक पर है इसीलिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक है। और वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कौन कर रहा है, मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कर रहा है, जो रिलीज हुआ कॉर्पस ल्यूटियम से। डन, रिलेशन आ गया इनमें तीनों में। फोर्थ है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का। यहां पर क्या रोल है सर, ऐसा क्यों दिखाया हुआ है यहां पर, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 2 हार्मोन है इनके नाम क्या है। FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स, ये तो FSH हो गया, दूसरा है LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आपने चैप्टर नंबर 22 क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है, राइट स्टूडेंट्स। ये हार्मोन बेसिकली हेल्प करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फॉलिकल को डेवलप करने में, जैसे इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होगा, ये FSH का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ये जब FSH का वैल्यू धीरे धीरे जो आपको दिख ही रहा है कि पीक पे जा रहा है, ऐसे में फॉलिकल एकदम से मैच्योर होगा। प्लस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी धीरे धीरे क्या करेगा, अब जो फीमेल बॉडी में और भी जो एस्ट्रोजन वाले हार्मोन्स हैं उससे कोरिलेट करके फीमेल में हेल्प करेगा कि भाई डेवलपमेंट हो फॉलिकल का प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये जो पीक है, ये पीक एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, इसका नाम भी मेंशन्ड है, और इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। इसे हम कहते हैं LH सर्ज। इसका मतलब सर अगर ध्यान से देखूं मैं इसमें, तो 14th डे के अराउंड जब ओव्यूलेशन होना है तो पीक आती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की पीक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज के नाम से जानी जाती है, और ये पीक का मतलब ही है कि LH सर्ज जब होगा तब ओव्यूलेशन प्रोसेस होगा। मतलब LH का जो पीक है, LH सर्ज जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, 14th डे ऑफ द साइकिल पर एग को रिलीज करने में हेल्प करता है। ये सारे ही आपस में रिलेटेड है। इस बात को ध्यान से देखिए, इस पूरे फ्लो चार्ट में हमें सारी स्टेजेस बहुत क्लियरली दिख रही हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अब इस सभी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा का पूरा बोला। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें 3 से 5 दिन इस टाइम पर फीमेल में ब्लीडिंग होगी, क्योंकि जो पुरानी साइकिल थी, पिछली साइकिल थी, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का वो शट ऑफ कर गया, जो एग फर्टिलाइज नहीं करा वो शट ऑफ कर गया। अब इस ब्लीडिंग फेज के बाद आएगा फॉलिकुलर फेज, इसे हम प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। तो फर्स्ट फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का। दूसरा फेज कौन सा है, फॉलिकुलर फेज। और देखिए यहाँ पर फॉलिकल धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, एस्ट्रोजन पीक पे जा रहा है, LH क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो तीसरा पॉइंट सर ने यहाँ पे कौन सा लिखा था, ओव्यूलेशन का लिखा था।
ओव्यूलेशन पर एग रिलीज हो गया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज वर्ड कहां से आता है? कॉर्पस ल्यूटियम से आता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्रिएट करता है। प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा ही इस तरीके से डेवलप रहेगा ऐसा नहीं होता है। ये एक हद तक तो अपनी पीक पर जाता है, प्रॉपरली रहता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डेज निकलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है और इसके डीजनरेट होते के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गिरता जाता है। ये रेड लाइन बता रही है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गिरता जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरते ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी गिरने लगती है और एक स्टेज पर फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ कर जाएगी। तो आई होप ये सारे फेजेस आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब एक एक फेज को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं वो सेम बातें मैंने यहां लिखी हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये चीज यहां पर देख लीजिए। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है कि भाई ये नेचुरली 3 से 5 दिन रहेगा किसी फीमेल में। ब्लीडिंग होगा किसका? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का, और ब्लड वेसल्स जो हैं यहां पर शेड ऑफ कर जाएंगे फ्रॉम द यूट्रस और फीमेल वेजाइना के थ्रू जो भी ब्लड ब्लीडिंग होगी उसमें ये चीजें बॉडी से शेड आउट कर जाएंगी। दिस प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस इन द कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर केस 2 लू में, और केस 2 में लेट अस सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल स्पर्म आ गया ओवम के साथ, जाइगोट बन गया, तो क्या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शट ऑफ करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। जाइगोट के बनते के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और इंक्रीज कर जाएगा बॉडी में और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहती है। तो ये कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने बता ही दिया मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या 9 मंथ्स तक जितने समय डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का विद इन द फीमेल यूट्रस, तो क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही नहीं? एब्सोल्युटली राइट, मेंस्ट्रुअल फ्लो उस समय होगा ही नहीं। बहुत से फैक्टर हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं किसी फीमेल के। स्ट्रेस, डाइट, हेल्थ, ये सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप होना शुरू होगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। और ऐसा जब होगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो यूट्रस की होगी वो धीरे धीरे फिर से थोड़ा थोड़ा प्रोलिफरेट करने लगेगी, लेकिन पीक पे जाएगी जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। ये चेंजेस जो हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के, वो विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के केस में होंगे। ये एफएसएच और एलएच ये जो है ये गोनेडोट्रोपिन्स हैं। ये एक गॉनेट्स को डेवलप करने वाले, गॉनेट्स में हार्मोन्स का जो है प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स हैं और ये इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली और फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट्स, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन ऐसे टाइम पर और ये स्टिमुलेट करता है कि भाई एलएच और एफएसएच और भी बढ़े। तो एस्ट्रोजन का इंटरकनेक्शन इन हार्मोन्स के साथ भी होता है। ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये एक ऐसा फेज है जहां पर ओवम रिलीज करेगा फ्रॉम द ओवरी और ऐसे में एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है? पीक पर चला जाता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल। मिड साइकिल मतलब अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे ऑफ द साइकिल पर ये पीक पर होगा और इसे हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। 1 मार्क में आपसे एलएच सर्ज पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि रैपिड सिक्रीशन हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल इन द मिड साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। इससे होगा क्या? इससे रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल और वो रप्चर कर करके ओवम बाहर निकल जाएगा, एग बाहर आ जाएगा और बचा हुआ पोर्शन ग्राफियन फॉलिकल का जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। आई होप मेरे साथ साथ आपको ये बातें याद भी हो गई होंगी अब। तो ओव्यूलेशन की सिंपल डेफिनेशन है रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इट अकर्स एट द एलएच सर्ज एंड टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द साइकिल। लास्ट फेज ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज में आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम होगा। कॉर्पस ल्यूटियम का काम प्रोजेस्टेरॉन बनाना होगा और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा। सेम पॉइंट्स है। ये एक ऐसा फेज है जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जिसे हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसे सिक्रीटरी क्यों बोल रहे हैं? कारण है कि सिक्रीशन हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन
हार्मोन का, एब्सोल्युटली राइट। तो रप्चर करेगा ग्राफेन फॉलिकल, एक येलो कलर की बॉडी, जिसे येलो बॉडी बोला है, कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा। सेम पॉइंट्स हैं। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि अगर जाइगोट बनता है और डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट होता है तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा उस मास ऑफ सेल का, जिसे हम बोलते हैं कि भाई प्रेगनेंसी हो गई है फीमेल के अंदर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा? कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और जो भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो सभी इवेंट्स स्टॉप कर जाएंगे। इनफैक्ट अगला फॉलिकल भी डेवलप नहीं करेगा। अब अगर स्टूडेंट्स ये बोला जाए कि फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, तो इन दैट केस कॉर्पस ल्यूटेम धीरे धीरे डीजनरेट करेगा। इसके डीजनरेट होने की वजह से पूरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है। यहां पर मैं फिर से दिखा रहा हूं कि अगली साइकिल शुरू हो जाएगी अगर यहां पर नहीं होता है तो। बाकी आप इसको अच्छे से समझ गए हैं साइकिल को। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, उसका डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या लिखेंगे एग्जाम में? ये एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड, म्यूकोसल टिश्यू, म्यूकस का टिश्यू और एग, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, तीन बातें लिखेंगे, ब्लड, म्यूकोसल टिश्यू और अनफर्टिलाइज्ड एग सेल डिस्चार्ज करेंगे इन पीरियोडिक मैनर विद इन द फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल। It occurs due to breakdown of the inner lining of the uterus, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। और ये प्रोसेस एक महीने में एक बार होगा, जिसे हम जनरली इन अ कॉमन लैंग्वेज पीरियड बोलते हैं। क्लियर? तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि डेफिनेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम में। कीवर्ड्स का ध्यान रखिए, इन कीवर्ड्स को आपको लिखना होगा। अब मैं आपके सामने दो वर्ड्स और समझाऊंगा। ये दो वर्ड्स आपसे डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं या डेफिनेशन भी इनकी डायरेक्टली पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स। पहला है मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? और दूसरा वर्ड मैं आपको बताऊंगा मेनोपॉज क्या होता है। देखो, मेनार्क क्या है? कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द प्यूबर्टी विद इन द फीमेल, जो कि 11 to 13 ईयर्स के बीच में होता है। इसमें कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू करेगी एक फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ 11 और 12 ईयर्स, उसे हम बोलेंगे मेनार्क स्टेज। इसका डेफिनेशन है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल एट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। ये सिग्नल करेगा कि रिप्रोडक्टिव एज में आ चुकी है एक फीमेल। इसका ऑपोजिट है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब एक फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलेगी। एक स्टेज आएगी जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाएगी। स्टूडेंट्स, वो टाइम, वो मोमेंट जब फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाती है, उसे हम बोलेंगे मेनोपॉज। और ये कब होता है? एट द एज ऑफ 45 to 50। तो मेनोपॉज डिफाइन कर सकते हैं एक परमानेंट सीजिंग। सीजिंग का मतलब होता है स्टॉप। Permanent seizing or stoppage of the menstrual cycle in the female. It occurs due to depletion of the oocytes. मतलब जो oocytes होते हैं वो डेवलप ही नहीं करते स्टूडेंट्स, और इस केस में फिर अगर उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ओवरी के अंदर इतनी एबिलिटी भी नहीं रहेगी कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करे। और एजिंग की वजह से जब एस्ट्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा तो हो सकता है फीमेल के अंदर ये कैपेसिटी खत्म हो जाए कि एग रिलीज हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? 45 to 50 इयर्स की एज में, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है स्टूडेंट्स। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने समझा, फीमेल के मेनोपॉज और मेनार्क स्टेजेस को भी समझा कि मेनार्क कमेंसमेंट ऑफ द साइकिल, मेनोपॉज स्टॉपेज ऑफ द साइकिल। पूरी साइकिल में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए। इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या ये डायग्राम भी आपको बनाने को आता है, आई होप अब आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं और एग्जाम में बनाकर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।